हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा की संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले माइकोराइजा के बारे में जान लेते हैं। माइकोराइजा कवक और पादप जड़ के जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, जो जिम्नोस्पर्मी होते हैं, उनके मध्य सहजीवी संबंध होता है। यानी कि कवक और प्लांट के जो जड़ हैं, उनके बीच जो संबंध होता है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। यह लगभग 95% पौधों में होता है। यह संबंध माइकोराइजा जो मृदा की जैविकी और मृदा रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइकोराइजा पौधों के मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि जो हमारा पेड़ है, इसमें जो जड़ें होती हैं उसमें एक कवक पाया जाता है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ये प्लांट्स को पोषक तत्व और पानी खींचने में या अवशोषित करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप पौधा इसे कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। अतः यह फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइकोराइजा पौधों के द्वारा जल अंतर्ग्रहण की क्रिया दर को बढ़ाते हुए उन्हें सूखे की परिस्थिति से प्रतिरोधी बनाता है। यानी कि जो सूखा पड़ जाता है कभी कभार, तो उसके लिए ये माइकोराइजा उसकी रक्षा करता है और उसे जल प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण इन्हें प्राकृतिक जैव उर्वरक कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति स्वरूप ऑटोमेटिकली इनमें आ जाता है, इसे अलग से ऐड करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो कृषि फसलें होती हैं उनमें ये अलग से आर्टिफिशियली तरीके से डाला जाता है, जिसे हम बाम के नाम से जानते हैं। बाम के नाम से, ये बाम के नाम से एक बायो फर्टिलाइजर आता है जिसे हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजा की परिभाषा के बारे में। माइकोराइजा हरे पौधे और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। पौधों के का संश्लेषण द्वारा कार्बनिक अणु बनता है और उन्हें शर्करा या लिपिड के रूप में कवक को प्रदान करता है। यानी कि जो माइकोराइजा है वो हरे पौधों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। इसके बीच एक का सहजीवी यानी कि सिम्बियोसिस संबंध होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उन्हें शर्करा या लिपिड के रूप में कवक को दे देता है, जिसके फलस्वरूप ये कवक अपनी लाइफ स्पेंड करता है। जबकि कवक पौधों को मिट्टी से लिए गए पानी और खनिज पोषक तत्व जैसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार ये दोनों आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार इस क्रिया को हम माइकोराइजल रिलेशनशिप कहते हैं। आप इस प्लांट में समझ सकते हैं, ये कवक है और दूसरा एक उच्च कोटि का पादप है जिसे हम जिम्नोस्पर्मी पौधा कह सकते हैं। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं जिससे एक माइकोराइजा का निर्माण होता है। इस प्रकार ये दोनों इस उच्च श्रेणी के पौधे में देख सकते हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। इन जड़ ग्रंथियों में सफेद सफेद दिख रहा है, इसे हम माइकोराइजा कह सकते हैं। माइकोराइजा कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्मी पौधा है जिसमें कवक जो जड़ ग्रंथि में पाया जाता है, माइकोराइजा कहते हैं। हम सहजीवी संबंध को समझ लेते हैं। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस संबंध को हम सहजीवी संबंध या सिम्बियोसिस कहते हैं। जैसे कि इस फिगर से समझ सकते हैं, ये मधुमक्खी है और ये फ्लावर है। ये फ्लावर पोलिनेशन कर रहा है, किसके थ्रू? ये मधुमक्खी के थ्रू कर रहा है। यानी कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है जो इंसेक्ट द्वारा होता है। ये मधुमक्खी है, हनी भी, ये इसमें पोलिनेशन कर रही है। साथ में ये अपने लिए इससे रस ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये शहद बनाती है और इस क्रिया के फलस्वरूप ये शहद बनाती है और साथ में पोलिनेशन क्रिया भी कंप्लीट करती है। इस प्रकार पौधे को पोलिनेशन हो जाता है और मधुमक्खी को शहद मिल जाता है, यानी कि रस मिल जाता है, इसका शहद बनाती है। इससे दोनों को आपस में लाभ होता है। यानी कि पौधे का जो पोलिनेशन था वो कंप्लीट हो गया और इधर मधुमक्खी का शहद बन गया। इन दोनों क्रिया सहयोग आपस में सहयोग करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अब हम बात करेंगे माइकोराइजा शब्द जर्मन वैज्ञानिक फ्रंक ने 1885 में दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। माइकोराइजा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला शब्द है मुकेश और दूसरा शब्द है राइजा, जिसमें मुकेश का अर्थ होता है कवक और राइजा का अर्थ होता है रूट्स या जड़। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है कवक और जड़। इस फिगर में आप समझ सकते हैं, ये जिम्नोस्पर्मी पौधा है और ये फंगस है जिसे हम कवक कहते हैं। ये दोनों मिलकर माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम माइकोराइजल रिलेशनशिप कहते हैं। ये सोयल की प्रेजेंट में होता है, यानी कि इसमें सोयल उपस्थित होती है मृदा और उसकी प्रेजेंट में होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं
ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जैसा कि इस प्लांट की जड़ में देख सकते हैं, ये हल्के हल्के रेशे जैसे हाइफी हैं, इन्हें हाइफियम कहते हैं। ये हाइफी जड़ के अंदर घुस जाते हैं और अपनी संरचनाएं कोशिका में फैला देते हैं, और जिससे ये उसमें पोषक तत्व यानी कि भोज्य पदार्थ खींचते हैं और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये जिस सहजीवी संबंध इनका पूरा होता है। दुनिया के सभी पौधों की प्रजातियों में 95% के साथ माइकोराइजल संबंध यानी कि माइकोराइजल रिलेशनशिप बनाती है, और अधिकांश मामलों में उनके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। 95% से 93% द्विबीजपत्री और 79% एक बीजपत्री, और 100% होते हैं जिम्नोस्पर्मी पौधे। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ब्रेसिकेसी, साइपरेसी और जिंकेसी में माइकोराइजल संबंध नहीं होता है, इसे माइकोराइजा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे माइकोराइजल संबंध को, यानी कि सिम्बियोसिस को अब हम समझेंगे। ये एक प्लांट है और ये एक कवक है, ये दोनों मिलकर माइकोराइजल रिलेशनशिप बनाते हैं। इसमें प्लांट कवक को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इत्यादि देता है, और जिसके बदले ये कवक इसको पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और इसके फलस्वरूप ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये जिम्नोस्पर्मी पौधा है, उच्च कोटि का पौधा है, और जिसमें आप ये सफेद सफेद जो संरचनाएं देख रहे हैं, ये एक कवक है जो इनकी जड़ ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर परत बनाए हुआ है, और इससे इनको पौधों को लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि पौधे द्वारा दिया जाता है, जिससे इनका लाइफ साइकिल पूरा होता है, और पौधों का भी लाइफ साइकिल पूरा होता है। कुछ पौधों में ये ना होने पर ये पौधे मर जाएंगे या ये जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनमें माइकोराइजल संबंध होना बहुत ही जरूरी है। हम बात करते हैं माइकोराइजल संबंध के। यह उच्च कोटि के पौधों में जिम्नोस्पर्मी पौधों का वह संबंध होता है जिसकी जड़ों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों और विशेष प्रकार के कवकों का समूह आपस में मिलकर सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिसे माइकोराइजल संबंध कहते हैं। इससे पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार के कवक पाए जाते हैं, जो पौधों से कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पदार्थ लेते हैं और उसके बदले में उन्हें मृदा से पोषक तत्व अवशोषित करके देते हैं। इस प्रकार इनमें बीच आपस में सहजीवन होता है, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इस प्रकार आप इस संबंध को, सिम्बियोसिस को समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। इसमें ये प्लांट है, ये हरा वाला प्लांट है, और जबकि ये दूसरा कवक है। ऊपर जो फंगस लिखा है यही इसे हिंदी में कवक कहते हैं, और ये प्लांट है। ये प्लांट शुगर खिला रहा है, यानी कि ये शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये स्टार्च इसको दे रहा है फंगस को, और फंगस इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, खनिज पोषक तत्व दे रहा है पौधे को, और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम सिम्बियोसिस कहते हैं, सहजीवी संबंध। अब हम समझेंगे माइकोराइजा के प्रकार, काइंड्स ऑफ माइकोराइजा। ये अल्बर्ट बर्नाल्ड फ्रंक ने इसे दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 है एंडोमाइकोराइजा, नेक्स्ट नंबर 2 एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, इसमें कवक पौधों के जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसमें ये कवक है, इसमें रेशे जैसे कुछ पदार्थ दिख रहे हैं, ये कवक है, इसे हम कवक कहेंगे। और ये कोशिकाएं हैं, प्लांट की कोशिकाएं, इसके अंदर कवक प्रवेश कर चुका है, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये जाइलम है, जाइलम के अंदर ये कवक प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार के कवक को हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। इसमें कवक जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिकाओं के भीतर संरचनाएं बनाता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसे आर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। यह अधिकतर पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार का जो एंडोमाइकोराइजा है, ये अधिकतर पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, इसमें कवक जड़ों की बाहरी सतह पर पाया जाता है और कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये प्लांट की जड़ों में नहीं जाता है और ऊपर ही अपनी परत बना लेता है। यह मुख्यतः पेड़ों जैसे कि पाइन, आक और स्प्रू जैसे पेड़ों में पाया जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये एक परत जैसी दिख रही है, ये एक परत है जिसमें ये अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और ये अंदर वाली कोशिकाओं में नहीं घुसे हुए हैं। इस प्रकार के हम माइकोराइजा को एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे एंडोमाइकोराइजा बनाने वाले कवक। किन कवकों से मिलकर एंडोमाइकोराइजा बनता है? नंबर 1 है एंडोगोन, नंबर 2 ग्लोमस, नंबर 3 स्क्लेरोसिस्टिस, नंबर 4 एकालुस्पोरा, नंबर 5 गीगास्पोरा, नंबर 6 एंट्रोफोफोरा। नेक्स्ट नंबर 2 एक्टोमाइकोराइजा बनाने वाले कवक। नंबर 1 अमिनिटा मस्कारिया, नंबर 2 बोलेटस बोरिएगाटस, नंबर 3 पेक्टिलस इनवालुटस।
नंबर 4 राइजोफोगोन विनकलर, नंबर 5 है एंटोमोनोलोमा, नंबर 6 स्क्लेरोड्रेन। इसमें आप फिगर में समझ सकते हैं, ये जो बाहरी कोशिकाएं ये अंदर घुसी हुई हैं, इन्हें हम हाइफी कहते हैं, यानी कि माइकोराइजा की हाइफी होती हैं जो कोशिकाओं के अंदर तक चली जाती हैं और वहां अपनी संरचनाएं फैलाती हैं और वहां से अपना भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि ग्रहण करती हैं और इनको पौधों को इसमें पोषक तत्व प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं और जल भी साथ में प्रोवाइड करती हैं। इस प्रकार के हम संरचनाओं को हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है एक्टोमाइकोराइजा। ये ऊपरी जो परत दिख रही है, ये कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कवक है और ये अंदर की कोशिकाएं जो दिख रही हैं, ये जाइलम है यानी कि प्लांट के ही कोशिकाएं और जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं कवक की कोशिकाएं हैं जो ऊपर परत बनाए हुए हैं, पतली पतली परत। इस प्रकार के कवक को हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। अब एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा में अंतर समझ लेते हैं। इसमें विशेषकर क्या अंतर होता है। आमतौर पर कवक जड़ प्रणाली के अंदर अपनी विशिष्ट संरचनाएं और कुटिकाएं और अर्बिकुलस उत्पन्न करता है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। एंडोमाइकोराइजा में अंदर ये अपना हाइफी डालते हैं, संरचनाएं फैलाते हैं। नेक्स्ट ये एक्टोमाइकोराइजा है, इसे हम एक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। इसमें जो टाइपिंग हुई है वो गलत हुई है, हम इसे एक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। इसमें कवक अपनी अधिकांश संरचनाएं जड़ प्रणाली के बाहर उत्पन्न करता है, जैसा कि इस साइड में आप देख सकते हैं। इस साइड में ये अपनी हाइफी बाहरी सतह पर बनाते हैं, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। इस प्रकार के माइकोराइजा को एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, आमतौर पर कृषि बागवानी और उष्णकटिबंधीय पौधों पेड़ों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो माइकोराइजा है कृषि और बागवानी और उष्णकटिबंधीय पेड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, ये शीतोष्ण वन वृक्षों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, मिट्टी में हाइफी का एक ढीला नेटवर्क और कार्टेक्स कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करता है, जबकि एक्टोमाइकोराइजा में जड़ सतह पर एक पूर्ण मेंडल या आवरण का निर्माण होता है और हाइफे मिट्टी में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, कृत्रिम मीडिया पर उगाया नहीं जा सकता है और जबकि एक्टोमाइकोराइजा कृत्रिम मीडिया पर उगाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे जैविक उर्वरक आते हैं जिन्हें हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से मास प्रोडक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। इनका प्रोडक्शन अलग से किया जाता है, आर्टिफिशियली इन्हें उगाया जाता है, जबकि आप एंडोमाइकोराइजा को नहीं उगा सकते हैं, एक्टोमाइकोराइजा उगा सकते। नेक्स्ट है नंबर 5, जड़ों में रूपात्मक परिवर्तन नहीं करता, जबकि एक्टोमाइकोराइजा जड़ों में रूपात्मक परिवर्तन करता है। अब हम समझेंगे माइकोराइजा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोराइजा। नंबर 1 एक्टोमाइकोराइजा, जिसे हम ECM कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 एंडोमाइकोराइजा, जिसे AM या बाम भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 एक्टेंडोमाइकोराइजा। नंबर 4 मोनोट्रोफाइड माइकोराइजा। नंबर 5 अर्बिटाइट माइकोराइजा। नंबर 6 आर्किड माइकोराइजा, ये आर्किड्स के प्लांट्स में जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। नंबर 7 एरिकाइड्स माइकोराइजा, ये माइकोराइजा के कुछ बायो फर्टिलाइजर हैं, ये वाम है यानी कि एंडोमाइकोराइजा का उर्वरक है। इन दोनों का कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका प्रयोग कृषि में किया जाता है, जिससे फसलों में उपज बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम माइकोराइजा के लाभों के बारे में बताएंगे, इससे क्या लाभ होता है। नंबर 1 है पोषक तत्वों का अवशोषण। ये माइकोराइजा जो होते हैं पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और प्लांट्स को देते हैं, यानी पौधों को देता है, जिससे पौधों का जो बढ़वार है और अन्य इसकी जो क्रियाएं हैं वो अतिशीघ्र होती हैं। पौधों में फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य खनिज पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है, ये अवशोषित करता है आसानी से। नंबर 2 है पानी का अवशोषण। माइकोराइजा पौधों को ज्यादा पानी अवशोषित करने में मदद करता है और यह अतिरिक्त पानी हाइफे और अन्य माइकोराइजल संरचनाओं में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर यह पौधों को उपलब्ध भी कराता है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है मिट्टी की संरचना। माइकोराइजा मिट्टी में ग्लोमालिन नामक पदार्थ छोड़ता है, जिससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। नेक्स्ट है नंबर 4 सहनशीलता, तनाव सहनशीलता। माइकोराइजा पौधों को सूखे और पोषक तत्वों की कमी जैसी स्थितियों से बचाता है। नेक्स्ट नंबर 5 कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। माइकोराइजा मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, कार्बन अवशोषण को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट नंबर 6 मृदा जनित रोगाणुओं में सुरक्षा। माइकोराइजा मृदा जनित रोगाणुओं से पौधों की रक्षा भी करता है, जैसे कि बहुत सारे रोग पहुंच जाते हैं फसलों में, जिससे
ये माइकोराइजा उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंडोमाइकोराइजा या बाम का उत्पादन। बाम का हम किस प्रकार आर्टिफिशियली तरीके से उत्पादन करें। यह एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है जिसका उत्पादन प्रयोगशाला में आप आसानी से कर सकते हैं। मेथड इसका क्या है, सेविंग मेथड को हम समझ लेते हैं। उत्पादन का सेविंग मेथड नंबर 1 है रिक्वायरमेंट। इससे बनाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है या किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है सोयल सैंपल। सबसे पहले मेरे पास मृदा का एक सैंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 2 500 ml वीकर। 500 ml का जो वीकर होता है साइज का, उसको हमें इसमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट नंबर 3 चिप्स यानी कि छलनी, और ये छलनी का जो आकार है वो 710, 250 और 75 MU होना चाहिए, 45 MU भी होना चाहिए। नेक्स्ट है बर्नर होना चाहिए गर्म करने के लिए। नंबर बी है प्रोसीजर नंबर 1। प्रोसीजर इसका क्या होता है, हम किस प्रकार इसे किस विधि से बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट है 500 ml का जो बीकर होता है उसमें 200 ml पानी लें। नंबर 2 है पानी को 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तक गर्म करें। और नंबर 3 है 50 ग्राम मिट्टी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और घोल बना लें। नेक्स्ट नंबर 4 भारी कणों को नीचे बैठने दें। नेक्स्ट नंबर 5 बड़े कार्बनिक पदार्थ और जड़ों को हटाने के लिए 710 MU छलनी के माध्यम से छान लें। नेक्स्ट प्रोसीजर नंबर सी सबको समझ लेते हैं। प्रोसीजर नंबर 2 इसमें सस्पेंशन 200 ml पानी मिलाएं और सस्पेंशन में 710 MU छलनी से छान लें। नेक्स्ट नंबर 3 परिणाम स्वरूप इसे 250 MU, 75 MU और 45 मिनट से छलनी से छान लें। और अवशोषण के लिए नंबर 4 45 MU छलनी पर अवशेष एकत्र करें। नंबर 5 अवशेषों को पानी से अच्छी तरह से धोएं और बीजाणु इकट्ठा करें। नेक्स्ट इसमें हम माइकोराइजा की हाइफी को समझ लेते हैं। माइकोराइजा की हाइफी होती हैं, संरचनाएं होती हैं जो प्लांट्स के अंदर फैल जाती हैं, इनकी जड़ ग्रंथियों में फैल जाती हैं, जिससे ये पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदान करती हैं और उसको पानी इत्यादि देने में मदद करती हैं। ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया जैव उर्वरक है। ये बाम का है यानी कि एंडोमाइकोराइजा। अब हम समझेंगे कुछ कृषि फसलों में प्रयोग की जाने वाली माइकोराइजा की प्रजातियां। नंबर 1 है फसल बार्ले और माइज व्हीट। इन तीनों फसलों में ग्लोमस स्पीसीज नाम का माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है। इसको हम इसमें डाल सकते हैं जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है बीन्स यानी कि जो फली वाली होती हैं उनमें किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। उसमें 3 प्रजातियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, एसारोस्पोरा मोरोरवाई और ग्लोमस गीगास्पोरा। ये 3 प्रजातियों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं बीन्स में। नेक्स्ट है पीनट। इसमें हम ग्लोमस रेक्सिकुलेटम और स्क्लेरोसिस्टिस ड्यूसी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 प्रजातियों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पी यानी कि मटर में, इसमें ग्लोमस इंट्रारेक्टिस का यूज कर सकते हैं, ये माइकोराइजा की प्रजाति है। नेक्स्ट है कॉटन, इसके लिए ग्लोमस स्पीसीज स्क्लेरोसिस्टिनोसा इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पटेटो एंड टमेटो में गीगास्पोरा मार्गेरिटा और ग्लोमस स्पीसीज स्क्लेरोस्पोरा स्पीसीज इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैक पेपर, इसमें इंड्रोस्पोरा कोलम्बिनिया और स्कूटेलोस्पोरा स्पीसीज का प्रयोग कर सकते हैं। कार्डेमम, इसमें हम ग्लोमस रेक्सिकुलेटम का यूज कर सकते हैं। और सिट्रस यानी कि नींबू में हम ग्लोमस रेक्सिकुलेटम और ग्लोमस मोसी का यूज कर सकते हैं। मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा में हम ग्लोमस मोसी का यूज कर सकते हैं। ये इसमें हमें उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इन प्रजातियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाती हैं आसानी से। हम बात करेंगे माइकोराइजा का इस्तेमाल करने की विधि। माइकोराइजा का इस्तेमाल हम किस प्रकार करेंगे। नंबर 1 है माइकोराइजा के घोल को गैर क्लोरोनियुक्त पानी में मिलाएं और मिट्टी या जड़ में घोल डालें। सुनिश्चित करें कि जड़ों को सीधा संपर्क हो, जड़ों से सीधा संपर्क हो। नंबर 2 रोपाई से कम 7 दिन पहले माइकोराइजा डालना चाहिए। पौधों की स्थापना के दौरान 10 से 15 या 14 दिनों में माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 माइकोराइजा का इस्तेमाल बीज बोने से पहले भी किया जा सकता है। बीज बोने से पहले आप कर सकते हैं इसको। इसके लिए बीजों को 8 से 12 घंटे तक घोल में भिगो कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4
मिट्टी इतनी सख्त होने पर जब उसमें आसानी से खुदाई ना हो तो मिट्टी में इंजेक्शन लगाना चाहिए। इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में आप इसका घोल को, माइकोराजा के घोल को डाल सकते हैं। इस प्रकार हम 5 विधियों से इस माइकोराजा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम समझेंगे माइकोराजा से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, माइकोराजा क्या है? माइकोराजा क्या है इसके बारे में हमें लिखना है। माइकोराजा एक सहजीवी सिम्बियोसिस संबंध है जो कि पौधों की जड़ों और फफूंदी के बीच होता है। इसमें दोनों पक्ष को लाभ होता है और पौधों को पोषक तत्व और पानी मिलता है, जबकि फफूंद को ऊर्जा के लिए पौधों से उत्पादित कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, माइकोराजा के प्रकार को लिखिए। नंबर 1, माइकोराजा एंडोमाइकोराजा जो जड़ों के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट नंबर 2, एक्टोमाइकोराजा जो जड़ों के बाहर पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, एरिकाइड माइकोराजा ये पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में पाया जाता है, जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं उसमें ये दिखता है। नेक्स्ट नंबर 4, आर्बुस्टाइड एंड मोनोट्राइपॉइड माइकोराजा आर्बिटोइड एंड मोनोट्रोपोइड माइकोराजा विशेष पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें माइकोराजा के लाभों का वर्णन है। इसका उत्तर है माइकोराजा फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिंक जैसे अन्य पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। माइकोराजा के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाकर पौधे को अधिक पानी उपलब्ध कराता है। यह पौधों की रोगजनकों और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेव के माध्यम से ये माइकोराजा पौधों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि में माइकोराजा का उपयोग का वर्णन करना है। नंबर 1 है जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइकोराजा आधारित उर्वरकों का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। यह पारंपरिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में मदद करता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, क्योंकि यह एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट है नंबर 3, जैविक खेती में इसका माइकोराजा का प्रमुख स्थान है। जैविक खेती में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि यह मिट्टी को प्राकृतिक रूप से समृद्ध या शक्तिशाली बनाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, माइकोराजा का वुड वाइड वेब में क्या महत्व है? वुड वाइड वेब एक अदृश्य फफूंद नेटवर्क है जो विभिन्न पौधों की पेड़ों की जोड़ता है और इसके माध्यम से पोषक तत्वों और जानकारी साझा करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन से पौधों में माइकोराजा लाभान्वित होते हैं, यानी कौन कौन पौधों में ये पाए जाते हैं? माइकोराजा लगभग 80% पौधों में पाए जाते हैं और इसमें अनाज, फल, सब्जियां, वृक्ष जैसे ओक, पाइन, बर्च, फूल वाले पौधे भी शामिल होते हैं। इस प्रकार ये 80% पौधों में या 90% पौधों में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे बहुविकल्पी टाइप प्रश्न, एमसीक्यू टाइप, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माइकोराजा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइकोराजा क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पौधों का रोग, पौधों और फफूंद के बीच सहजीवी संबंध, यही इसका राइट आंसर होगा। नंबर बी इसका राइट आंसर है, जैसे कि इस आंसर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माइकोराजा पौधों को किस चीज की पूर्ति करता है? ये वसा की पूर्ति करता है, पानी और पोषक तत्व, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये पौधों में बी ऑप्शन राइट है, पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है या उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, माइकोराजा मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा होता है? तो यह जड़ों के साथ जुड़ा होता है, ऑप्शन ए इस राइट आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या महत्व है? यह इंटरनेट का नेटवर्क है या पौधों और फफूंद के बीच का कनेक्शन है, और यह जंगल में जाल है या फफूंद का प्रकार है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर है, क्योंकि यह पौधों और फफूंद के बीच एक कनेक्शन है, ये एक संबंध है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, माइकोराजा का कौन सा प्रकार जड़ों के अंदर प्रवेश करता है? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि एंडोमाइकोराजा, बी ऑप्शन है एंडोमाइकोराजा, ये जड़ों की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और अपनी संरचनाएं वहां फैलाता है, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माइकोराजा का मुख्य लाभ क्या है? तो माइकोराजा का पौधों में पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
माइकोराइजा फफूंद पौधे से क्या प्राप्त करता है? तो यह ए प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजा का प्रकार है? तो एक्टोमाइकोराइजा, ये भी प्रकार है माइकोराइजा का। नेक्स्ट है एरिकाइडिस माइकोराइजा, ये भी। नेक्स्ट नंबर सी इंडोमाइकोराइजा, ये भी एक प्रकार है माइकोराइजा का। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज राइट आंसर सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माइकोराइजा किस प्रकार की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह नंबर बी जैविक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जैविक खेती में अधिकतर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माइकोराइजा का क्या मुख्य कार्य है? तो आप ए पौधों के फूलों का विकास करना, बी पौधों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करना, सी मिट्टी को कठोर बनाना, डी फफूंद का रोकथाम या विकास को रोकना। बी ऑप्शन राइट आंसर है, पौधों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है। बी इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माइकोराइजा के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो नंबर बी ए जैविक खेती, बी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सी पानी की अधिकता, डी मिट्टी में नमी की कमी। बी ऑप्शन राइट आंसर, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, माइकोराइजा कौन से पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण करता है? किस प्रकार के पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए इस राइट आंसर है, फास्फोरस का। नेक्स्ट 2 नंबर पर आता है नाइट्रोजन का भी, ये एक वाहक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार ये इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़कर आप वहाँ करेक्ट कर सकते हैं आंसर को। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।